भागना शुरू ही हुआ था, हल्की ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू ले की घंटियां बज रही थी, तो कहीं औरतें कुएं से पानी भरते हुए आपस में बातें कर रही थीं। गांव की सुबह वैसे तो हर दिन एक जैसी होती थी, मगर आज कुछ अलग था। चौपाल के पास बैठा बूढ़ा रामपाल हुक्का गुड़गड़ा रहा था। तभी श्याम दौड़ता हुआ आया। अरे काका, सुना क्या आपने? क्या हुआ रे? फिर प्रधान चुनाव हार गया क्या? अरे उसे छोड़ो काका, ये सुनो कि रमेश काका आज फिर से 10 रुपए में पिज्जा दे रहे हैं। इतना सुनते ही रामपाल हुक्का छोड़कर खड़ा हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो कि रमेश काका आज फिर से 10 रुपए में पिज्जा दे रहे हैं? हाँ काका, लाइन लगनी शुरू हो गई है, लोग दौड़े जा रहे हैं। इतना सुनकर रामपाल हंसते हुए वहां से निकल गया और बोला, चल फिर हुक्का बाद में पी लेंगे, पहले पिज्जा खाकर आएं। फिर वे दोनों वहां से पिज्जा खाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर मोहन अपनी माँ के साथ बैठकर सूखी रोटी खा रहा था। उम्र मुश्किल से 18 साल होगी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में बड़े सपने। माँ ने आधी रोटी उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, ले बेटा खा ले, कल से तू खेत पर भी नहीं जा रहा है। अम्मा तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। तभी बाहर से मोहन के दोस्त किशोर ने आवाज लगाई, मोहन, ओ मोहन, जल्दी बाहर आ। फिर मोहन घर से बाहर आया और बोला, क्यों, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे आज तो किस्मत खुल गई, रमेश काका पिज्जा बांट रहे हैं, सिर्फ 10 रुपए में। ये सुनकर मोहन की आंखें में एक चमक उठी। क्या सच में आज रमेश काका सिर्फ 10 रुपए में पिज्जा बांट रहे हैं? फिर तो आज मजा आएगा। मोहन तुरंत घर के अंदर गया और पुराने बक्से में से कुछ सिक्के निकालकर मुट्ठी में कस लिए। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहा है? तब मोहन ने जवाब दिया, अम्मा आज तुम्हारे बेटे की दावत है। आज रमेश काका 10 रुपए में पिज्जा बांट रहे हैं, वहीं जा रहा हूँ। और इतना कहकर मोहन घर से निकल जाता है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी दुकान थी। बाहर लकड़ी का बोर्ड जिस पर लिखा था रमेश भोजनालय, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, आज विशेष पिज्जा मात्र 10 रुपए में। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी थी। अरे धीरे धीरे सबको मिलेगा, जल्दी मत मचाओ। मोहन भी उसी लाइन में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने मन में सोचा, इतने लोग और इतना पिज्जा सिर्फ 10 रुपए में, ये कैसे मुमकिन है? आखिर मोहन की बारी आई। उसने कांपते हाथों से 10 रुपए आगे बढ़ाए। तभी रमेश काका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे तुम तो मदन सिंह के लड़का हो ना? हाँ काका, मैं मदन सिंह का ही लड़का हूँ। रमेश काका के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा। काका ने एक प्लेट में पिज्जा रखा और मोहन को दे दिया। और फिर मोहन पास में पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने पहला कौर मुंह में रखा और जैसे दुनिया रुक गई। पिज्जा का स्वाद इतना गहरा था कि मोहन की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मसाले बिल्कुल सही, नरम पिज्जा और सुगंध ऐसी कि मन खुश हो जाए। मोहन धीरे से बोला, हे भगवान, ये तो शहर वाले होटल से भी अच्छा पिज्जा है। किशोर भी मोहन के पास बैठकर पिज्जा खा रहा था और मोहन की ये बात सुनकर एकदम हंस पड़ा। अब समझा रमेश काका के यहाँ इतनी लंबी लाइन क्यों लगती है। मोहन ने बिना जवाब दिए तेजी से खाना शुरू कर दिया। दुकान के सामने खड़े कुछ लोग बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, मुझे तो लगता है कि रमेश काका के पास कहीं खजाना गड़ा है। नारे, ये सब जादू है, वरना 10 रुपए में पिज्जा कौन ही देता है। मुझे लगता है कि रमेश काका को हिसाब किताब आता ही नहीं होगा, इसीलिए 10 रुपए में पिज्जा देते हैं। ये सारी बातें वहां पर खड़ी एक बूढ़ी चाची सुन रही थी। तभी बूढ़ी चाची बोली, तुम लोग कुछ भी बोलो, लेकिन रमेश एक नेक आदमी है। भूखे को खिलाता, इसलिए भगवान उसे बरकत देता है। मोहन दूर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में एक सवाल बढ़ता जा रहा था। उसी समय सड़क पर धूल उड़ाती हुई काली कार आकर रुकी। उसमें से गांव का प्रधान महेश चंद्र ने जब लाइन देखी, फिर उसमें अपने सड़क किनारे बने होटल की तरफ देखा जो खाली पड़ा था
उसने दांत पीसे और बोला, साला मेरे होटल में कोई नहीं है और यहाँ मेला लगा है। बोलो प्रधान जी, कहो तो दुकान टुड़वा दें। नहीं, पहले राज पता करो। घाटे में कोई महीनों तक दुकान नहीं चलाता। और फिर महेश चंद रमेश काका के पास गए और बोले, काका नमस्ते, सुना है आज फिर दान पुण्य चल रहा है। नमस्ते नमस्ते महेश चंद्र। ये दान पुण्य नहीं बेटा, व्यापार है ये। व्यापार 10 रुपए में पिज्जा। मुझे बच्चा समझे हो क्या काका? महेश, कुछ चीजें हिसाब से नहीं नियत से चलती हैं। ये सुनकर लाइन में खड़े लोग हंसने लगे और ये देखकर महेश चंद्र का चेहरा लाल हो गया। देख लेना रमेश काका, एक दिन ये दुकान बंद होगी। हाँ, जिस दिन लोगों का पेट भरना बंद हो जाएगा उसी दिन मेरी दुकान भी बंद हो जाएगी। शाम को मोहन तालाब के किनारे बैठा था। हवा चल रही थी, मगर उसके दिमाग में सिर्फ वही स्वाद घूम रहा था जो रमेश काका ने पिज्जा खिलाया था। तभी किशोर बोला, क्या सोच रहे हो मोहन? किशोर, मैं भी एक दिन बड़ा होटल खोलूंगा। मोहन, पहले घर की छत तो ठीक करा लो, फिर सोचना होटल खोलने की। नहीं किशोर, सच में मुझे एक ऐसा होटल खोलना है जहां अमीर आदमी भी खा सके, जिसके पास पैसा नहीं हो वो भी वहां आकर वहां खा सके। उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े करूंगा, पर ऐसा करूंगा जरूर। मोहन की आंखों में एक चमक थी और फिर अगले दिन सुबह सुबह ही मोहन रमेश काका की दुकान पर पहुंचा। दुकान अभी खुल ही रही थी। रमेश काका चूल्हा जला रहे थे। काका, ओ काका। हाँ बेटा, बताओ सुबह सुबह कैसे आना हुआ? काका, मुझे काम चाहिए। कितने पैसे चाहिए? काका, पैसे बाद में, पहले मुझे सीखना है। बेटा, पर तुम्हें पहले क्या सीखना है? काका, मुझे पिज्जा बनाना सीखना है और 10 रुपए में पिज्जा का राज भी। सीधे दिल की बात बोलते हो बेटा तुम, पर सच बोलते हो। माफ करना काका, थोड़ा ज्यादा बोल गया। बेटा माफी नहीं, सच बोलने वाले लड़के मुझे पसंद है, इसलिए तुम कल सुबह 4 बजे से आ जाना। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह 4 बजे से ही आऊंगा। और फिर मोहन वहां से निकल जाता है। अगले दिन सुबह अंधेरा था, मुर्गे भी ठीक से नहीं बोले थे। तभी मोहन नींद में चारपाई से खड़ा होकर सीधा रमेश काका की दुकान पर पहुंचा। रमेश काका वहां पहले से मौजूद थे। आ गए मोहन, अब चलो जल्दी से पास के कुएं में से पहले पानी भर लाओ। मोहन पहले कुएं से 10 बाल्टी पानी लाया, फिर लकड़ी काटी, उसके बाद फिर बर्तन मांजे और फिर बाजार से मैदा भी लेकर आया। सूरज निकलते निकलते मोहन की कमर टूट चुकी थी और फिर वो हाफते हुए बोला, काका, आप मुझे खाना कब बनाना सिखाओगे? मोहन बेटा, पहले तुम्हें रसोई की इज्जत करनी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम खाना बनाना सीख पाओगे। दोपहर में काका मसाले पीस रहे थे। मोहन भी वहां पास खड़ा ध्यान से सब देख रहा था। काका, आप इसमें क्या डालते हो? मोहन, इसमें अपनी मेहनत डालता हूँ। अरे मजाक नहीं काका, सच बताओ ना, क्या डालते हो आप इसमें? अगर सिर्फ मसाले से स्वाद आता तो हर अमीर होटल सबसे अच्छा होता। मोहन ये सारी बातें समझ नहीं पाया। तभी उसने देखा कि काका एक पुरानी डिब्बी से थोड़ा सा कुछ डाल रहे हैं। तभी मोहन ने काका से पूछा, ये क्या है काका, जो आप इसमें डाल रहे हो? जब वक्त आएगा तब जान जाओगे। उधर प्रधान महेश चंद्र अपने होटल में बैठा था। मेज पर मक्खियां घूम रही थी, ग्राहक एक भी नहीं आ रहा था। वह गुस्से में बोला, आज रात पता करो रमेश कहाँ से सामान लाता है, किससे मिलता है, सब कुछ पता करो। और अगर राज मिल जाए तो क्या करें प्रधान जी उसका? तो या तो वो राज मेरा होगा या रमेश की दुकान खत्म होगी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में सब सो गए थे। कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से आ रही थी। मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर लेटा था, मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि रमेश काका चुपचाप कहीं जा रहे थे। कंधे पर पुराना थैला था। इतनी रात को मोहन चुपचाप चारपाई से उठकर और दूरी बनाकर काका के पीछे पीछे चलने लगा। रमेश काका गांव से बाहर
खेतों के रास्ते से पुराने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। हवा तेज थी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, सच में काका पर कोई खजाना तो नहीं है? जंगल में चांदनी कम थी। काका एक बड़े बरगद के पास रुके। उन्होंने चारों तरफ देखा। सोनू झाड़ी के पीछे छिप गया। रमेश काका ने थैले से कुछ निकाला, शायद खाना। तभी पेड़ के पीछे से किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। सोनू ने डरते डरते उधर देखा और उसकी सांस अटक गई। बरगद के पास घने अंधेरे में एक रहस्यमय आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी चमकती हुई आंखें साफ दिखाई दे रही थी। वो बिना पलक झपकाए सीधे रमेश काका को देख रहा था। सोनू के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसके पैर के नीचे सूखी टहनी आ गई। चक! आवाज सुनते ही रमेश काका तुरंत पलटे। कौन है वहां? सोनू घबराकर पास की झाड़ी में छिप गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो आवाज बाहर तक सुनाई दे रही हो। लेकिन अगले ही पल वह रहस्यमय आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। रमेश काका तेज कदमों से झाड़ी की तरफ बढ़े। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा गया। फिर काका की गंभीर आवाज गूंजी, मोहन, बाहर निकल कर आओ। मोहन कांपते हुए धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रमेश काका कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, मैंने कहा था ना, मोहन राज जानना आसान नहीं है। परेरी गांव में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन मोहन की आंखों से नींद गायब थी। सोनू अपनी चारपाई पर बैठा छत को घूर रहा था। बाहर मुर्गे बांध दे रहे थे। कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। उसकी माँ चूल्हे पर पानी गर्म करते हुए बोली, क्या बात है बेटा, आज बहुत चुप लग रहा है। मोहन जल्दी से संभला और फिर बोला, कुछ नहीं अम्मा, बस नींद नहीं आई। कहीं फिर रात रात भर तक किशोर के साथ घूमता तो नहीं रहा? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं गया था। लेकिन उसके चेहरे का डर छिप नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मोहन रमेश काका की दुकान पर पहुंचा। आज दुकान के बाहर पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। चूल्हा तो जल रहा था, लेकिन रमेश काका असामान्य रूप से शांत थे। वो बिना कुछ बोले मसाले पीस रहे थे। मोहन धीरे से बोला, काका, आपने कल कोई जवाब नहीं? कल रात उस बारे में यहाँ कोई बात नहीं होगी। रमेश काका की आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। मोहन भी चुप हो गया था। तभी रमेश काका ने मोहन की तरफ एक बोरी फेंकी। चल मंडी से फटाफट मैदा ले आ, आज तू लेट भी आया है। लेकिन काका, जो कहा है वो कर, ज्यादा सवाल मत पूछ। मोहन समझ गया था कि काका अभी कुछ भी बताने वाले नहीं हैं। फिर मोहन मंडी के लिए निकल जाता है। तभी मंडी जाते वक्त मोहन ने देखा कि गांव में नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। चाय की दुकान पर बैठे लोग फुसफुसा रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला, कल रात जंगल में किसी ने अजीब आवाजें सुनी हैं। मुझे तो लगता है कि रमेश काका तंत्र मंत्र करते हैं। तभी तो 10 रुपए में पिज्जा बेचते हैं। तुम लोग अपनी बकवास मत करो। सब लोग मोहन की तरफ देखने लगे। अरे वाह, अब तो काका का वकील भी आ गया। लोग हंसने लगे। मोहन बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया, मगर उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर प्रधान महेश चंद्र अपने होटल में बैठा गुस्से में चाय का गिलास घुमा रहा था। तभी महेश चंद्र का एक चेला दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? क्यों दौड़े दौड़े आ रहे हो? कल रात रमेश जंगल गया था और कोई दूसरा आदमी भी वहां था। कौन आदमी था वहां पर? तुमने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा? चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन वो आदमी अपने गांव का नहीं था। इतना सुनकर महेश चंद्र अपनी कुर्सी से उठा और फिर उसने धीरे से कहा, मतलब कुछ बड़ा खेल चल रहा है। आज रात हम खुद देखेंगे। दोपहर में दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। रमेश काका तेजी से खाना बना रहे थे। मोहन बर्तन धो रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी पुरानी डिब्बी पर जा रही थी जिसे काका हमेशा छिपा कर रखते थे। अरे ये क्या, गैस खत्म हो गई। काका तुरंत बाहर चले गए। मोहन का दिल तेजी धड़कने लगा।
उसने धीरे से डिब्बी उठाई। आखिर इसमें है क्या जो रमेश काका इसे हमेशा छिपाते रहते हैं? मोहन ने उस डिब्बी का थोड़ा सा ढक्कन खोला। अंदर लाल रंग का कोई खास मसाला था। उसकी खुशबू बाकी मसालों से बिल्कुल अलग थी। मोहन उसे सूंघने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। मोहन, क्या कर रहे हो? मोहन डरकर पलटा और उसने देखा कि रमेश काका सामने खड़े थे। उनकी आंखों में पहली बार गुस्सा दिखाई दे रहा था। कुछ राज जितना राज रहे उतना ही अच्छा होता है। उसी समय दुकान के बाहर लगभग 10 साल का एक दुबला पतला बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में भूख साफ दिख रही थी। वह धीरे से बोला, काका, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ खाने के लिए दे दो। लाइन में खड़े कुछ लोग हंसने लगे। अरे हट मुफ्तखोर कहीं का। लेकिन रमेश काका तुरंत बाहर आए। उन्होंने बच्चे को अंदर बैठाया और खुद अपने हाथों से प्लेट भर कर दी। ये देखकर बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ये सब देख रहा था। तभी काका उसकी तरफ मुड़े और बोले, यही असली राज है। क्या भूखे आदमी की दुआ सबसे बड़ा मुनाफा होती है? मोहन चुप हो गया। उसके मन में पहली बार रमेश काका के लिए और भी ज्यादा सम्मान पैदा हो गया था। रात होते ही गांव में फिर सन्नाटा फैल गया। लेकिन इस बार सिर्फ सोनू ही नहीं जाग रहा था, बल्कि प्रधान महेश चंद्र भी अपने आदमियों के साथ तैयार बैठा था। जंगल के रास्ते पर दूर रमेश काका चलते दिखाई दिए। उनके हाथ में वही पुराना थैला था। मोहन भी चुपके से पीछे निकल गया। कुछ दूरी पर प्रधान और उसके आदमी भी उनका पीछा करने लगे थे। जंगल में हवा तेज चल रही थी। अचानक रमेश काका उसी बरगद के पास रुके। उन्होंने थैले से खाना निकाला और जमीन पर रख दिया। मोहन हैरान था, ये खाना किसके लिए है? तभी अंधेरे से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे वही आदमी सामने आया और सीधा रमेश काका के सामने आकर खड़ा हो गया। महेश चंद्र दूर पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था और वह फुसफुसाया, आखिर मिल गया राज। फिर वो आदमी जमीन पर बैठा और तेजी से खाने लगा। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। तभी अचानक महेश चंद्र के एक आदमी का पैर फिसल गया और पूरे जंगल में आवाज गूंज गई। ये सुनकर रहस्यमयी आदमी तुरंत चौकन्ना हो गया। कौन है वहाँ? महेश चंद्र समझ गया कि अब छिपना बेकार है। वो बाहर आया और जोर से हंसने लगा। वाह रमेश काका, तो ये है तुम्हारा राज। मोहन भी डरते हुए बाहर निकल आया। ये देखकर रमेश काका का चेहरा भी गंभीर हो गया। महेश चंद्र, यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये सुनकर महेश चंद्र हंस रहा था। पूरा गांव सोचता है कि तुम संत हो, पर तुम तो रात में जंगल में छिपकर किसी अजनबी को खाना खिलाते हो। वो रहस्यमयी आदमी गुस्से से महेश चंद्र को घूरने लगा। ज्यादा मत बोलो महेश चंद्र। महेश चंद्र पीछे हट गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बोला, कौन है ये? कोई चोर अपराधी जिसे तुम रोज रात को खाना खिलाते हो। कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर रमेश काका धीरे से बोले, ये मेरा छोटा भाई है। ये सुनकर मोहन स्तब्ध रह गया। काका की आंखें भी भर आईं। 20 साल पहले गांव वालों ने इसे मरा हुआ समझ लिया था। चांदनी में उस आदमी की दर्द से भरी आंखें और चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी रमेश काका ने धीमी आवाज में कुछ कहा। जंगल के उस सन्नाटे में रमेश काका की बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। हवा जैसे थम सी गई थी। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं और प्रधान महेश चंद्र का घमंड भरा चेहरा पल भर में फीका पड़ गया। रमेश काका ने एक गहरी सांस ली और बीते कल के बारे में बताने लगे। हाँ, ये सुरेश है, मेरा छोटा भाई। 20 साल पहले जब गांव में आग फैली थी तो सबने समझा कि ये मर गया, लेकिन ये बच गया था। मगर उस आग ने इसके दिमाग पर गहरा असर किया। लेकिन काका, फिर वो 10 रुपए वाला पिज्जा? जब मैंने सुरेश के लिए पिज्जा बनाना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि गांव में कितने ही ऐसे गरीब और भूखे बच्चे हैं जो इस स्वाद को तरसते हैं।
बस अपने भाई की याद में और हर भूखे पेट को भरने के लिए मैंने 10 रुपए में पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। वो जो जादुई मसाला डिब्बी में है मोहन, वो कोई जादू टोना नहीं, बल्कि सुरेश की पसंदीदा जड़ी बूटियों और मसालों का मिश्रण है जो इसे शांत रखता है। ये सब सुनकर महेश चंद्र का शक दूर हो गया। जिसे वह कोई बड़ा घोटाला या तंत्र मंत्र समझ रहा था, वह तो एक भाई का दूसरे भाई के लिए समर्पण था। भाई अकेला डर। इतने सालों बाद सुरेश के मुंह से भाई सुनकर रमेश काका की आंखों से आंसू बह निकले। और फिर मोहन आगे बढ़ा और उसने सुरेश के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नया संकल्प था। काका, अब सुरेश काका जंगलों में नहीं रहेंगे और आपकी ये रसोई सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। मैं आपके साथ मिलकर इस राज को और बड़ा बनाऊंगा। रमेश काका, मेरा वो आलीशान होटल जो खाली पड़ा है, आज से वो आपका हुआ। वहां सिर्फ पिज्जा बनेगा। पैसे वाले पूरा पैसा देंगे और गरीबों के लिए वही 10 रुपए की थाली सजेगी। सुरेश का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में मैं करवाऊंगा। मुझे भी इस पुण्य में थोड़ा हिस्सा दे दो काका। कुछ महीने बीतने के बाद अब फरेरी गांव की सुबह पहले जैसी नहीं थी। वह और भी खूबसूरत हो चुका था। गांव के चौराहे पर अब रमेश भोजनालय की जगह एक बड़ा और सुंदर बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था रमेश और सुरेश की रसोई। होटल के अंदर आधुनिक रसोई थी, जहां मोहन रमेश काका की देखरेख में बड़ी फुर्ती से पिज्जा का बेस तैयार कर रहे थे। अब मोहन भी वह खास मसाला बनाना भी सीख लिया था। दुकान के काउंटर पर कोई और नहीं, बल्कि बिल्कुल ठीक हो चुके सुरेश काका बैठे थे, जो हर आने जाने वाले का मुस्कुराकर स्वागत करते थे। तभी चौपाल से बूढ़े रामपाल अपनी लाठी टेकते हुए आए और बोले, अरे मोहन बेटा, आज फिर हम तुम्हें ढूंढते हुए आ पहुंचे। जरा वो 10 रुपए वाला जादुई पिज्जा तो खिलाओ। काका, स्वाद वही है, बस अब इसमें अपनों का प्यार और बढ़ गया है। दूर खड़े प्रधान महेश चंद्र ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। मोहन ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो होटल के एक कोने में बैठी गर्व से अपने बेटे को देख रही थी। मोहन का सपना सच हो चुका था। अब उनके गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। नेकी की जीत हुई थी और फरेरी गांव का वो 10 रुपए का पिज्जा अब पूरे जिले में शान बन चुका था। पड़ोसन रोज रात को सीखो चलाती थी।